आज के इस नए प्रोग्राम में, नई सीरीज में आपका स्वागत है। इधर पिछले कुछ हफ्तों से फिलॉसफी और बात करते करते काफ़ी, क्या कहना चाहिए, एक सारता जिसको बोलते हैं, एक रास्ता आने लगी थी, मोनोटनी आने लगी थी। तो हमें लगा कि हम एक सीरीज और शुरू करते हैं जो साथ साथ ही चले, और इस सीरीज में हम पॉलिटिकल थॉट्स को, राजनीतिक विचारों को, विचारधाराओं को डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैनल का पर्पस एक ही है कि हमारे समाज में सोचने समझने की, चर्चाओं की जो गहराई है, गंभीरता है, वो बढ़े। समाज का हर व्यक्ति जब किसी मुद्दे पर बात करे तो उसके बाद ठोस तथ्य हों, ठोस विचार हों, और दुनिया में क्या क्या सोचा गया, क्या क्या कहा गया, उसकी जानकारी हो। और हमें लगता है कि एक बेहतर समाज के निर्माण में चर्चाओं की बहुत भूमिका होती है, और चर्चाएं कुछ गहराई तक ले जाएं तो उसका फायदा अलग होता है। तो राजनीतिक मुद्दों पर भी तो बात होनी चाहिए ना। राजनीति हमारे समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली इकाई है। इसलिए हम राजनीति में हो ना हो, मतलब राजनीति में नहीं होना तो कोई विकल्प है ही नहीं, कम से कम एक वोटर तो हम हैं ही, और वोट करने के रूप में कम से कम राजनीतिक भूमिका निभानी ही है। तो क्यों ना हमारी राय सही तरीके से बने, बेहतर तरीके से बने। बहुत सारी विचारधाराएं हैं राजनीति में। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद आपने सुना होगा, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद सुना होगा, लिबरलिज्म, उदारवाद का नाम सुना होगा, फेमिनिज्म, नारीवाद आजकल खूब चर्चाओं में रहता है। कुछ लोग नारीवाद और स्त्रीवाद में भी अंतर करते हैं कि नहीं, सही अनुवाद स्त्रीवाद है, नारीवाद नहीं है फेमिनिज्म का। एक अनार्किज्म या अराजकतावाद नाम की विचारधारा है। फासिज्म का नाम सुना होगा, फासीवाद कहते हैं। ये सारे मुहावरे हमारी राजनीतिक भाषा में दिखाई पड़ते हैं। एक हद तक ये लेबल्स हैं, स्टिकर्स हैं, और लोग ये स्टिकर्स हाथ में लेके तैयार होते हैं कि अगर किसी के मुंह से कोई एक वाक्य निकला खास तरीके का तो उसके माथे पे चिपका देते हैं कि तुम फासीवादी हो, तुम मार्क्सवादी हो, तुम ये वादी हो, तुम वो वादी हो। और गांधीवाद तो हम भूल गए, गांधीवाद भी तो है ही, गांधीज्म भी तो है ही। अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म एक विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुवाद या मनोइज्म, या उसका दूसरा नाम कुछ लोग ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिज्म कह देते हैं, वो भी एक विचारधारा है। ये सारी विचारधाराएं क्या हैं, इन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे, बारी बारी। लेकिन इन सारी विचारधाराओं को समझने से पहले दो शब्द, एक शब्द है लेफ्ट जिसको हिंदी में कहते हैं वाम, एक है राइट जिसको बोलते हैं दक्षिण। तो लेफ्टिस्ट होना क्या है, राइटिस्ट होना क्या है, वामपंथी होना क्या है, दक्षिणपंथी होना क्या है, क्योंकि इस बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर बाकी विचारधाराएं आमतौर पर एडजस्ट की जाती हैं। जैसे मार्क्सवाद है, समाजवाद है, ये सब लेफ्ट की विचारधाराएं हैं। फासीवाद है, नाजीवाद है, ये सब राइट की विचारधाराएं हैं। कुछ विचारधाराएं सेट नहीं हो पाती इसमें, वो दुविधा है, लेकिन मोटे तौर पर हम सभी विचारधाराओं को लेफ्ट और राइट के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम शुरुआत यहीं से करें कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। और राजनीति को हल्के में नहीं लेना है, समझना है चीज़ों को। तो जितने भी आपके संदेह बीच में हो तुरंत सवाल पूछिए और हम एक मुकम्मल पहचान बना के चलेंगे। आप में से कितने लोगों को अपने बारे में पता है कि अब लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं? लेफ्टिस्ट कितने लोग हैं आप में से? 3 4। और आप में से राइटिस्ट लोग कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं। बाकी सब, बाकी सब मतलब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये होता क्या है? ये तो बाद में बताऊंगा, पहले पता तो लगे कि होता क्या है। कई लोग ऐसे भी तो होंगे। तो अभी क्लास के अंत में फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लेफ्टिस्ट है, कितने राइटिस्ट हैं। हो सकता है उस समय तक क्लैरिटी आपको थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है? तो अपना छोड़िए, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के राजनीतिक दलों में से कौन कौन से दल राइटिस्ट हैं, तो आप किस किस पार्टी का नाम लेना चाहेंगे? जिसका मन करे हाथ खड़ा करे और बोले। राइटिस्ट यानी कि दक्षिणपंथी दल अगर कोई है भारतीय राजनीति में तो कौन सा है? हाँ बताइए। बीजेपी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ना। बीजेपी तो हो गया, एक तो हो गया। शिवसेना राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है। और कोई? एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठीक है।
अच्छा, प्रेजेंट में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो राइटिस्ट ही माना जाता है। अच्छा, जो सरकार के खिलाफ होता है उसको हम लेफ्टिस्ट मान लेते हैं जनरली। नहीं नहीं, आपका नहीं, मतलब जनरली आपका मानना है कि जो सरकार के खिलाफ है वो लेफ्टिस्ट हो जाता है, जो सरकार में है वो राइटिस्ट हो जाता है। हाँ, एक बहुत सामान्य रूप से ऐसी संभावना पे सोचा जा सकता है। हालांकि उस केस में हमें यह मानना पड़ेगा कि चीन की सरकार दक्षिणपंथी है। वैसे तो चीन की सरकार के बारे में सच में चीन को भी नहीं पता कि क्या सरकार है। भारत में एक नेता हुए थे सीताराम केसरी, आपने शायद नाम सुना होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुछ समय। उन्होंने चीन को, आप पता ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, ऐसा कई लोग मानते हैं। चाइना भी मानता है, क्लेम भी करता है। तो एक बार सीताराम केसरी ने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार जो है ना वो डीटीसी की बस जैसी है। डीटीसी समझते हैं आप लोग? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डीटीसी की बस जैसी है, इंडिकेशन लेफ्ट का देती है, मुड़ती राइट में है। तो पता नहीं चलता कि वो सच में वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट हैं, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। चलिए, तो राइट में आपने कुछ पार्टियां बता दी, बीजेपी और शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना। और कोई पार्टी में ध्यान नहीं आ रही? अच्छा, लेफ्ट का बताइए, लेफ्ट में कौन सी पार्टीज हैं? कांग्रेस लेफ्ट में है, और सीपीआई, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी को भी लेफ्ट में रख लीजिए। और मतलब जो जो मोदी के खिलाफ हैं वो सब लेफ्ट वाले हैं बेसिकली, और जो जो उनके समर्थन में वो सब राइट वाले हैं। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ हैं? वो मतलब राइट में से लेफ्ट में चले गए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिए, अगर हिस्टोरिकली इस चीज को देखें, हिस्टोरिकली तो मामला बहुत ही आसान सा है। और आसान सा ये मामला है कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था, आपने सुना है फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसको इतिहास में बहुत महत्व मिलता है। उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में घटना घटी, बहुत छोटी सी घटना है, और बात सिर्फ उतनी सी थी जहां से ये बात शुरू हुई। लेकिन जब बात शुरू हो गई तो उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ गई। बात ये थी कि नेशनल असेंबली की बैठक चल रही थी, और नेशनल असेंबली की बैठक में जो बीच में थे वो तो जो चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे, या किंग मान लीजिए, वो थे। उस समय फ्रांस में माहौल ऐसा था कि उनके समर्थन और विरोध में तलवारें खिंची हुई थी। जब ऐसा माहौल होता तो जो एक तरफ के लोग हैं चाहते कि एक साथ में बैठें, गुटबाजी जो चरम पे होती है, घर तक में ऐसा होता है, परिवार तक में ऐसा होता है, तो वहां भी ऐसा होता था। तो राजा के दाईं तरफ वो सब लोग बैठे। मैं राजा की तरफ से देखूं तो इसको दायां, हम इधर से देखते हैं ना, इसको दायां मान लीजिए, राइट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए। राजा के राइट साइड में वो सब लोग बैठे जो राजा के समर्थक थे, सपोर्टर्स थे। वो राजतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि ये जो मोनार्की है, राज सत्ता है, बनी रहे। लेफ्ट में वो सब लोग बैठे जो उस समय राजा के या राजतंत्र के विरोधी थे, और इनका मानना था कि अब राजतंत्र खत्म हो जाना चाहिए, अब रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र का सिस्टम शुरू होना चाहिए। रिपब्लिक का मोटा मोटा मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें जो राज्य का प्रमुख है वो भी चुना जाता है। जैसे इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, अमेरिका है, भारत है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उनके यहाँ भी राष्ट्रपति अमेरिका में भी चुना जाता है। जबकि इंग्लैंड में आप देखेंगे कि जो किंग है वो किंग ही है। तो जहां हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड हो उसको बोलते हैं रिपब्लिकन सिस्टम, और फ्रांस में रिपब्लिकन सिस्टम की डिमांड उस समय होने लगी थी। तो मोटी सी बात यह हुई कि तब से बात चल पड़ी कि जो समर्थक लोग हैं वो राइटिस्ट हैं, और जो विरोधी लोग हैं वो लेफ्टिस्ट हैं। राजतंत्र के समर्थक राइट, विरोधी लेफ्ट। शायद इसी को ध्यान में रख के आपने ये बात कही कि जो सत्ता का समर्थक है वो राइटिस्ट है, जो सत्ता का विरोधी है वो लेफ्टिस्ट है। पर ये बात सिर्फ इतनी है नहीं। इसे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये जो विरोधी थे ये कौन लोग थे? आमतौर पर ये वो लोग थे जो आम लोग थे, जो कॉमनर्स थे, जिनको वहां की भाषा में थर्ड स्टेट भी कह देते हैं, जो कॉमनर्स थे।
और जो समर्थक थे वो आमतौर पर वो लोग थे जो काफी प्रभुत्वशाली लोग थे, पावरफुल लोग थे, नोबिलिटी थी, एरिस्टोक्रेसी थी, जो काफी समृद्ध और रसूख वाले लोग थे, ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे। क्योंकि जो अमीर आदमी होगा, जो फायदे में होगा, वो परिवर्तन क्यों चाहेगा? परिवर्तन इतिहास के हर दौर में वही चाहता है जो नुकसान में है। ये जिसको कम से कम इस बात का एहसास है कि मैं नुकसान में हूं, बेशक वो फायदे में हो, सारा खेल एहसास का है। इसको सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द बोलते हैं, द फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रावेशन। तुलनात्मक रूप से वंचित होने की भावना सारे आंदोलनों के मूल में होती है। अगर कोई आपको रियलाइज करवा दे कि आप वंचित हैं, बेशक आप वंचित ना हो, बस रियलाइज करवा दे, तो आप आंदोलन करने लगेंगे। और यदि आपको रियलाइजेशन है कि आप फायदे में हैं, तो आप आंदोलन कभी नहीं करेंगे। एक सामान्य सी बात इतिहास में देखी जाती है। फिर देखा गया कि समर्थकों में जितने लोग क्लर्जी में थे, क्लर्जी का मतलब है जो चर्च के समर्थक है, धार्मिक लोग हैं, चर्च के लोग हैं बेसिकली, जो चर्च के लोग थे वो भी आमतौर पर राजतंत्र के समर्थन में थे, क्योंकि चर्च और राजतंत्र के बीच में एक अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ था। और जो विरोधी लोग थे उनको चर्च की सपोर्ट नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि चर्च की सपोर्ट इस तरफ प्रायः नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक लोग आमतौर पर समर्थकों में थे, जो धार्मिक नहीं थे या धर्म से दूर थे वो आमतौर पर विरोधियों में शामिल हो गए थे। जब कोई आंदोलन होता है तो 2, 4, 5, 10, 20 लोग समझते हैं उसकी गहराई, बाकी लोग तो माहौल बनाते हैं। उनको बस बदलाव चाहिए, उनको ये नहीं पता बदलाव से क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो इसी को एक शब्द में और कह दें कि जो विरोधी हैं उनको बोलते हैं प्रो चेंज, कि चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और ये जो लोग थे ये थे स्टेटस कोइस्ट। स्टेटस को एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस में, स्टेटस को का मतलब है यथास्थिति, जैसी स्थिति है बनी रहे। तो स्टेटस को में जो यकीन रखते हैं उनको बोलते हैं स्टेटस कोइस्ट, और विचार को बोलते हैं स्टेटस कोइज्म, यानी कि यथास्थितिवाद। जो है रहने दो, चेंज मत करो, बदलाव मत करो, परेशान मत करो। 2-3 मीटिंग्स ऐसी हुई। पहले मीटिंग्स हुई नेशनल असेंबली की, फिर हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसमें ये मोटा मोटा खाका बना रहा कि चेंज के समर्थक, राजतंत्र के विरोधी, आम आदमी, धर्म से दूर रहने वाले लेफ्ट में बैठे, राजतंत्र के समर्थक, समृद्ध लोग, चर्च के समर्थक, यथास्थितिवादी राइट में बैठे। और धीरे धीरे ये मुहावरा फैलने लगा, फ्रांस के बाहर भी फैलने लगा, कि राइट में होने का मतलब ये होता है और लेफ्ट में होने का मतलब ये होता है। अब क्या होता है कि जब कोई विचार बाहर फैलता है, जब कोई विचार डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज का मतलब यहां प्रसरण से है, उसके फैलने से है, प्रसारित होने से है, दूर दूर जाने से है, तो कुछ मूर्ख लोग तो उस विचार को वैसा का वैसा फॉलो करने लगते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो उस विचार को अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। अब फ्रांस में जाति व्यवस्था नहीं थी, पर भारत में तो थी। फिर फ्रांस में उस समय रंग भेद का मामला उतना प्रबल नहीं दिखता था, पर अमेरिका में दिखता था। तो जब ये विचार बाकी देशों में गया, जैसे मान लीजिए यूएसए में गया, जैसे मान लीजिए भारत में आया, तो इन देशों के समझदार लोगों ने अपने समाज की हकीकतों के हिसाब से इस विचार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू किया। तो क्या हुआ, अब आप सोच के देखिए, यूएस में रंग भेद अगर एक सच्चाई है, तो रंग भेद के विरोधी, और रंग भेद वहां की वास्तविकता बनी हुई थी उस समय, तो रंग भेद के विरोधी आमतौर पे अश्वेत होंगे या श्वेत होंगे, ब्लैक्स होंगे या व्हाइट्स होंगे, ब्लैक्स होंगे, विरोध करेंगे। और व्हाइट्स में से एक बड़ा हिस्सा, सब तो नहीं पर एक बड़ा हिस्सा चाहेगा कि ये व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि उनको फायदा होता है। तो धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा कि जो वहां के ब्लैक्स हैं वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में जाने लगे, और जो व्हाइट्स हैं वो राइट ओरिएंटेशन में जाने लगे, क्योंकि बदलाव की भूख उनमें ज्यादा थी जो परेशान थे। सीधी सी बात है, तो हर जगह होगा। फिर अगर मैं 1860s की बात करूं,
अमेरिका के दक्षिणी 7 राज्य जो उस समय अमेरिका से अलग हुए थे, गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, दास प्रथा को लेकर हुआ था। दास प्रथा का समर्थन करने वाले राइट में होंगे और दास प्रथा का विरोध करने वाले लेफ्ट में होंगे, सीधी सी बात है ना। हर देश में ऐसा हुआ। जब बात भारत में आई तो भारत में भी ये हुआ, क्योंकि भारत में गरीबी अमीरी का अंतर जितना था उससे ज्यादा अंतर जाति के स्तर पर था, लिंग के स्तर पर था। जो व्यक्ति जाति वाले आंदोलन में निम्न जातियों, निम्न कही जाने वाली जातियों के पक्ष में खड़े होंगे, उनकी ओरिएंटेशन को क्या मान लिया गया कि वो लेफ्टिस्ट हैं। इसलिए अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इनका दावा क्या है कि हम उन जातियों का नेतृत्व करते हैं जो इतिहास में नुकसान में रही हैं। तो इनकी ओरिएंटेशन कैसी मान ली जाएगी? लेफ्ट मान ली जाएगी। और जो जाति में उन जातियों का समर्थन करेंगे या उन जातियों के वोट बैंक पे बेस्ड होंगे जो परिवर्तन की बहुत भूख नहीं रखती हैं, जो मानती हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो राइट हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो जाति के आधार पर हमने लेफ्ट राइट का एक मोटा मोटा मुहावरा घड़ लिया। दक्षिण भारत में एक पेरियार नाम के बहुत प्रसिद्ध आंदोलन करने वाले नेता हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम से उन्होंने एक आंदोलन चलाया। वो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है तमिलनाडु के इतिहास में, क्योंकि उन्हीं से द्रविड़ कजगम की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर डीएमके और फिर एआईएडीएमके सब कुछ वहीं से डेवलप हुआ। कहते हैं कि उनके ऊपर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीकों का प्रभाव वैचारिक स्तर पे आ गया था, वो लेफ्ट ओरिएंटेशन आ गई थी, जबकि वो तो जाति की बात कर रहे थे। फिर महाराष्ट्र में जाति विरुद्ध आंदोलन हुए, बहुत सारे हुए, ज्योतिबा फुले ने भी किया। लोगों ने माना कि ओरिएंटेशन लेफ्ट की माननी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने लेफ्ट ओरिएंटेशन का व्यक्ति माना आगे चलकर, स्वाभाविक सी बात थी। फिर अमेरिका हो या भारत हो, दोनों जगह एक प्रश्न ये भी उठा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जिस स्थिति में हैं सामान्यतः पुरुषों की तुलना में, वो स्थिति बराबरी की है, फायदे की है, नुकसान की है। तो इस पर एक सामान्य समझ है कि महिलाओं के अधिकार उतने नहीं हैं जितने पुरुषों के पास हैं। चाहे उस संपत्ति में देखें, चाहे नौकरियों में देखें, चाहे पार्लियामेंट में देखें, सिविल सर्विसेज में देखें, किसी भी पावरफुल पोजीशन पे देखें, तो आप पाएंगे कि पुरुषों का अनुपात बहुत ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। और ये केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया भर में दिखता है, हर जगह दिखता है। तो महिलाओं के अंदर भी डिमांड पैदा होने शुरू हुई। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में हुई, और तब डिमांड सिर्फ इतनी थी जिसको हम पहले दौर का फेमिनिज्म कहते हैं, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहते हैं। सिर्फ इतना था कि भाई वोटिंग राइट्स हमको मिलने चाहिए। तो सफरेजिस्ट उस मूवमेंट को बोला गया। जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो इसी कहानी समझेंगे पूरी। तो जब फेमिनिज्म शुरू हुआ तब कहा गया कि ये एक लेफ्ट मूवमेंट है, क्योंकि वो समाज में परिवर्तन चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे। फिर सेकेंड वेव फेमिनिज्म हुआ, थर्ड वेव फेमिनिज्म हुआ, रेडिकल फेमिनिज्म हुआ, लिबरल फेमिनिज्म हुआ, बहुत बहुत तरह के फेमिनिज्म हुए। और मोटे तौर पर यह मान लिया गया कि जो फेमिनिज्म के पक्ष में खड़ा होगा वो लेफ्टिस्ट है, और जो फेमिनिज्म के खिलाफ खड़ा होगा, विरोध में खड़ा होगा, जो कहेगा कि ना जो चल रहा है, उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है? राइट की ओरिएंटेशन है। इस तरह से ये मोटे मोटे खाके समाज के भीतर बनते गए। अब फेमिनिस्ट होना अगर लेफ्टिस्ट है तो अगला सवाल भी है, आगे चल के बात आएगी जो थर्ड जेंडर है उसका क्या करें भाई? उनकी स्थिति तो महिलाओं से भी खराब है। अब देखिए बड़ा पेचीदा मामला क्या होता है कि मान लीजिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है और कुछ लोग फेमिनिज्म के पक्ष में खड़े हैं, झंडा उठा रखा है। अचानक आपने उनसे पूछा कि भाई थर्ड जेंडर के पक्ष में आप क्या सोचते हैं, और वो अजीब सा चेहरा बना लें कि क्या गंदी बात करते हो यार तुम, नारी पुरुष काफी है, क्या थर्ड जेंडर ले आते हो बीच में? अभी अजीब बात है। ये एक दृष्टिकोण से लेफ्टिस्ट हैं क्योंकि बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन जो उनसे खराब स्थिति में है उसकी स्थिति न बदले ये भी चाह रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक पर्सपेक्टिव से लेफ्टिस्ट हो गया, दूसरे पर्सपेक्टिव से राइटिस्ट हो गया। और जो कहे कि एलजीबीटी या विशेष रूप से थर्ड जेंडर को अपने हक मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए,
वो फेमिनिस्ट की तुलना में ज़्यादा लेफ्टिस्ट हो गया। और इसलिए जो जो नए प्रश्न समाज में आते हैं, चाहे वो LGBT का हो, चाहे थर्ड जेंडर वाला प्रश्न हो, इन सब प्रश्नों के पक्ष में खड़े होने वाला व्यक्ति आमतौर पे क्या माना जाएगा? लेफ्टिस्ट माना जाएगा। और जो इनका विरोध करेगा, जो कहेगा कि ये सब बकवास बातें हैं, अप्राकृतिक है, गलत है, निसर्ग के विरुद्ध हैं, मतलब अनैसर्गिक हैं, उन सबको हम क्या मान लेंगे? राइटिस्ट मान लेंगे। ये मोटा मोटा खाका इस तरह का मान के चलिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बन गई। जो परिवर्तनों के पक्ष में है और समाज के कमजोर वर्गों की डिमांड्स के पक्ष में है, वो मोटे तौर पर लेफ्टिस्ट है। जो चाहता है कि समाज जैसा है वैसा बना रहे, बदलाव न हो, वो आमतौर पर राइटिस्ट है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और अगर हम एक हल्का सा खाका खींच ले कि आजकल जो लेफ्ट और राइट की बात हम करते हैं, आमतौर पर किस किस विचार को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। राइट में आप देखेंगे कि एक विचार खूब प्रचलित चलता है, नेशनलिज्म। तो जो व्यक्ति नेशनलिज्म की बात बार बार करे, राष्ट्रवाद की बात बार बार करे, अब एक समझ बना सकते हैं कि वो राइट की बात करना चाह रहा है। तो नेशनलिज्म एक पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? दक्षिण पंथ का है। फिर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रिलीजन को लेकर, बदलाव नहीं, रिलीजन, अपने रिलीजन की महानता को लेकर बहुत कंजर्वेटिव किस्म का है, रूढ़िवादी है, अड़ा हुआ है, वो अपने धर्म को सबसे महान मानने को लेकर उत्सुक है और दूसरे धर्मों को अपने लिए खतरा मानने को तैयार है। हर समय ना हो तो भी कम से कम ये टेंडेंसी उसके अंदर है। और बात केवल रिलीजन की नहीं है, बात भाषा की भी हो सकती है, लैंग्वेज की भी हो सकती है। जो व्यक्ति ये मान के चलता हो कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है और बाकी सबको मेरी भाषा सीख लेनी चाहिए, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, बाकी सबको मेरी भाषा सीखनी चाहिए, तो चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रेस हो, अगर किसी गोरे को ये लगता हो कि भाई सबसे महान लोग गोरे होते हैं, जो अश्वेत हैं, काले हैं, और जो मंगोलाइट्स हैं यानी कि चीन जापान के जो लोग हैं वो हमारी तुलना में हीन हैं, इसका मतलब वो अपनी एक एथनिसिटी को लेकर, अपनी एक जातीयता को लेकर सम्मान के भाव से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को लेकर बहुत सम्मान के भाव से भरा हो, घमंड के भाव से भरा हो, आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। तो रिलीजन है, लैंग्वेज है, रेस है, और ऐसा क्या हो सकता है? किसी किसी मामले में कास्ट भी हो सकती है। अगर कोई ये मानता हो कि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस जाति से संबंधित हूँ, वो सबसे महान जाति है, उस जाति का गौरव अलग ही है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि सड़कों पर गाड़ियों के शीशे के पीछे जातियों के नाम लिखे होते हैं, बाइक वाइक पे जाति का नाम लिखा होता है, और कुछ नाम हमने सिर्फ जाति का नाम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दक्षिणपंथ गाड़ी के शीशे के पीछे भी दिखता है, उसके लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर जगह वो नज़र आएगा। तो सब समाज में आँख खोल के देखते रहिए, हर जगह एग्जाम्पल्स नज़र आएंगे। तो जिसको भी अपनी एथनिसिटी को लेकर बहुत गौरव का भाव है, मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि वो राइटिस्ट है। क्या ये लोग चाहेंगे कि हम माइनॉरिटी के राइट्स की बात करें, या जो अश्वेत हैं उनके अधिकारों की बात करें, या जो हमसे अन्य जातियों के हैं जिनके अधिकार कम रहे उनके अधिकार की बात करें, या जो अन्य रेसिस के लोग हैं उनके अधिकार की बात करें? ये आमतौर पर इन प्रश्नों से दूर रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। अब इसका अपोजिट यहां कर लीजिए, लेफ्ट वाले। बेसिकली जो किसी भी रूप में वंचित है, समाज की मुख्य धारा से बाहर निकल गया है, वो हर व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन हो सकता है? जो गरीब है। जैसे समाजवाद और मार्क्सवाद के लोग गरीबों पर फोकस करते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो रिलीजन की दृष्टि से देखें तो माइनॉरिटी में आता है, जिसके लिए अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों की सुरक्षा एक चुनौती हो सकती है। तो माइनॉरिटी के राइट्स की जो बात करेगा वो लेफ्टिस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनॉरिटी रिलीजन के मामले में भी हो सकती है, लैंग्वेज के मामले में भी हो सकती है, और रेस के मामले में भी हो सकती है। और इसी तरह से समाज के वो सारे वर्ग जिनको अपने अधिकार नहीं मिले, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन राइट्स की बात करें हम,
जैसे मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स के राइट की बात करें, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए। जैसे मान लीजिए जेंडर के आधार पर हम विमेन की बात करें या फिर जो थर्ड जेंडर है उसकी बात करें, एक मोटा मोटा खाका ये है, इन सभी के पक्ष में आंदोलन करने वाला लेफ्टिस्ट है और इन विचारधाराओं से भरा हुआ व्यक्ति राइटिस्ट है। अब एक आइडिया हमें हो गया और हम भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चाहें तो एक क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं कि कौन सी पार्टी राइट की तरफ है, कौन सी पार्टी लेफ्ट की तरफ है। जैसे बीजेपी राइट की तरफ है, आपने कहा ही, शिवसेना राइट की तरफ है, ये भी आपने कहा, वो ठीक ही बात लग रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राइट की तरफ है, आपने कहा ठीक ही लग रहा है। एक पार्टी का नाम आप भूल गए, MIM, वो किस तरफ है? जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो किस तरफ है? वो लेफ्ट है। वो राइट। अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समूह को केंद्र में रखकर पॉलिटिक्स करना राइट होना है, वो भी राइट है, एकदम राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग कहाँ आएगी? अभी राइट में आएगी, सीधी सी बात है ना। और किसी भी राज्य में कोई ऐसी पार्टी जो अपने राज्य के गौरव पर बात करती हो, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि मराठी माणूस को लेकर बात शिवसेना भी करती है, MNS भी करती है, तो हमने पहले कहा कि वो राइट में आती है। ऐसी कोई भी पार्टी अगर होगी किसी भी तरह की तो वो राइट में आ जाएगी। कांग्रेस को फिलहाल हम लेफ्ट मान लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में राय जाहिर की अपने। आम आदमी पार्टी को कहाँ रखेंगे? कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेफ्ट में रखें कि राइट में रखें। उनका वोट, देखिए वोट बैंक को पहचान लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। उनका वोट बैंक कौन है? गरीब लोग हैं। और गरीब लोग वोट बैंक है तो ज़्यादा ओरिएंटेशन किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा। वोट बैंक है ना, वो केंद्रीय तरीका है पहचानने का, उससे तुरंत समझ में आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, कन्फ्यूज़न और राइट के लेफ्ट। इसकी वजह क्या, उसके बारे में आइडिया नहीं है या वैसे सोच रहे कि 4 लेफ्ट हो गए थे कि राइट होना ही चाहिए अब? अच्छा, कोई बात नहीं। और बीजू जनता दल, अब मामला फंस गया कि इसको कहाँ रखे, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ से हम जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पहले लेवल पर आएंगे, 3-4 लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे और उससे साथ ही बात खत्म हो जाएगी। फिर आपके जो सवाल हो पूछिएगा। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और सोचते हैं कि 2 में बांट दें, लेफ्ट और राइट, असली दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि हम बांट नहीं पा रहे, असली दिक्कत है कि हमने जिद ठान ली है कि हम 2 में बांट देंगे सब चीज़ों को। और ये दिक्कत जहाँ भी आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिलॉसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है 2 हिस्सों में हर चीज़ को बांट देने की जिद हमारे अंदर बैठी हुई है। जबकि सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं। दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल 2 खांचों में सबको सेट कर सकते हैं। ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफ़ी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला, गेहुआ, करते 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 फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका रंग काफ़ी काला हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर 2 वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, जो इंग्लैंड में रह के काफ़ी लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते जी समझ में आ गई थी, 1870s में समझ में आ गई थी। मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870s की शुरुआत में ये बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि 2 ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए।
लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया है। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीब हैं। और डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा? चल नहीं पाएगा। ये पूरा थीसिस है। लॉकवुड और गोल्डथॉर्प नाम के दो लोगों ने इस पर काम किया बहुत विस्तार में इंग्लैंड में। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब 3 क्लासेस हो गई। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूं। वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, आप बोल देंगे कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना के रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में। मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना हो। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है, आप बोलेंगे उच्च वर्ग में है। यही एक तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में 2 तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं। पहिए 4 ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिखर गया है, नहीं चल पा रहा, 3 में भी नहीं चल पा रहा। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। और बोले कि अब समय आ गया कि हम 3 क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार 2 शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुने ना आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी 2 वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए। ऐसी अमीरों में भी 2 वर्ग हैं। अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या इलॉन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है 200 बिलियन को, तो है ना। $100 करोड़, तो वो 200, यानी कि 20,000 करोड़ डॉलर। उसको 100 से गुणा कर लीजिए रुपए करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति है। एक तो वो अमीर है। एक छोटा मोटा मोहल्ले का अमीर है, जिसके पास अपना एक घर है, 1-2 गाड़ियां हैं, 1-2 स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी हैं उसने घर के बाहर, गुंडा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं 2-4, और दबंग होकर चलता है। चलते पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं साथ साथ, और सारे 20 लोग एक साथ उतरते हैं गाड़ी से। अमीर तो वो भी है, पर वो मुकाबला इलोन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा। तो अमीरों में भी कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए, जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ही ये काम छोड़ ही दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं। हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं। यानी